अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारे दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 में सबसे पहले जिसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे वो होगी जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चे को इनफ एबल बताया है, मतलब कि उसे इतना शक्तिशाली बताया है कि बच्चा अपने आप जो भी चीज़ें देख रहा है वो समझ सकता है, ठीक है, एक्नॉलेज कर सकता है, एक्वायर कर सकता है और उसको रिप्रेजेंट भी कर सकता है, ठीक है, या फिर खुद से बता सकता है। ये वाली चीज़ उन्होंने बताई है। अब कॉग्निटिव से आप क्या समझते हैं? कॉग्निटिव के दो सम पार्ट्स हैं या दो सम टर्म्स बोल लीजिए आप उसको, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। ये याद रखिएगा और एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर लिख कर आइएगा। ओके, तो जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग को लेकर हो, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग को लेकर हो, क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर हो, क्रिएटिवनेस को लेकर हो, मैथ्स को लेकर हो, ओके, ये सब क्या आ जाएंगे आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब हम इनके की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले स्कीमा आता है। तो स्कीमा ये है कि आपने कोई भी चीज़ देखी, जैसे कि 3-4 साल का बच्चा देख लीजिए, ओके, तो वो अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि मम्मा ये क्या है। अब उसे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो उसकी मम्मा ने बताया बेटा ये कैट है। तो उसने क्या करा, अडेप्ट कर लिया कि कैट है, एक तरीके से स्कीमा बना लिया अपने माइंड में, ठीक है, कि कैट कैसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं और चारों पैरों से ही चलती है। बस इतना उसने समझा। ओके, अब उसने अडेप्ट कर लिया ये सारी चीज़ें। ये अडेप्टेशन क्या है ना, अडेप्टेशन सिर्फ असेमिलेशन एंड अकोमोडेशन का सब पार्ट है। आप ये लिख लेना बस, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लिखना एग्जाम में, इतना लिख दोगे तब भी चलेगा। ओके, और एसिमुलेशन क्या है? एसिमुलेशन ये है कि जब उसने दोबारा वही चीज़ देखी, ठीक है, कैट अपने सामने से गुजरती देखी, तो उसने क्या बताया, मामा मामा देखो कैट। बच्चे बताते हैं ना, हालांकि हमें पता है भाई वो क्या है क्या नहीं है, पर वो क्या कहते थे, कैट। अब जैसे कि आप चिड़िया, उसने कभी पूछा हो कि हमने बताया कि बेटा देखो सामने चिड़िया है ना, जैसे मन बहलाने के लिए हम बोलते हैं बच्चों को, ऊपर देखो चिड़िया, तो बच्चा ये क्या बताता है, कभी कभार हम ही बताने लग जाता है मामा मामा देखो चिड़िया। तो उसने ऐसे ही करा, एसिमुलेशन कर दिया, ठीक है, कॉपी एज इट इज़ कर दिया उसमें कि भाई क्या है, ये कैट है। ओके, अकोमोडेशन में क्या होगा कि मॉडिफिकेशन आएगा, जैसे कि दोबारा उसने अगर कैट देखी है अपने सामने से गुजरते हुए और बोला है मम्मा से कि मम्मा मम्मा देखो कैट है, तो मम्मा ने क्या बताया, नहीं बेटा इसमें ये ठीक है कैट तो है, लेकिन बेटा कौन सी कलर की है, ब्लैक कलर की है। तो क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन आ गया एक तरीके से, कि मॉडिफाई उसने बच्चे ने कर लिया, उसमें सब इंफॉर्मेशन भी एड्स कर ली कि क्या है, ये कैट तो है लेकिन कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है। ओके, और इक्विलिब्रियम में ये आ जाएगा कि आपने दोनों साइड्स को बैलेंस किया है। जैसे कि एसिमुलेशन तो आपने कर लिया देख करके, आप बच्चा पहचान गया भाई कि वो कैट है, ठीक है, एसिमुलेशन कर लिया, कॉपी करके बता दिया उसने जो उसने पिछली बार देखा था और मम्मा से सीखा था। अब और अकोमोडेशन कर लिया कि ये कौन सी कलर की कैट है, ब्लैक कलर की कैट है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी ऐड होगी, मॉडिफिकेशन भी होगी इसमें। तो इन दोनों चीज़ों को इसने क्या करा, बैलेंस करा, इक्वलिज्म करा। और अगर वो बैलेंस नहीं कर पाता इन चीज़ों को, अपना एसिमुलेशन कॉपी एज इट इज जो उसने समझा था वो ना बता पाता, या फिर उसमें चीज़ें ऐड ना कर पाता, कि अड़ियल बन जाता है कि नहीं नहीं भैया ये तो सिर्फ मैं कैट मानूंगा, इसे ब्लैक कैट ब्राउन कैट मुझे नहीं पता है ना, तो क्या होगा, ये डिस इक्वलिज्म हो जाएगा, मतलब कि इक्वल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इक्वलिज्म का मतलब होता है कि इक्वल लेके चलना। ओके, अब आप ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे स्कीमा ये होता है कि आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये स्कीमा हो गया कि भाई देख रहे हैं। एसिमुलेशन ये हो जाएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, आपने मेरी वीडियो देखी और क्या करा, एज इट इज़ जाकर कॉपी करके अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, एसिमुलेशन हो जाएगा। और अकोमोडेशन इसमें क्या आ जाएगा, कि आपने मेरी वीडियो तो देखी लेकिन कुछ सब अपने छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स ही बना लिए और अपनी तरफ से 1-2-4 इन्फॉर्मेशन कि नहीं भैया ये ऐसी भी हो सकता है, ये ऐसी भी हो सकता है, आप बताते हो ना अपने माइंड में। तो ये क्या हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया कि आपने खुद से थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लिए बिकॉज ऑफ द हेल्प, ठीक है, एक तरीके से आसानी करने के लिए अपनी, ओके, अपनी ओन हेल्प करने के लिए आपने बना लिए। तो क्या होगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। और इक्वलिज्म में क्या आ जाएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है, कॉपी कर रहे हो एक तरीके से, मुझे समझ ही तो रहे हो पहले, और उसके बाद अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों में बैलेंस जो करेगा वो हो जाएगा इक्वलिज्म। थोड़ा सा पेचीदा है ये की कॉन्सेप्ट जो भी दे रखी है उन्होंने, ठीक है, तो लेकिन आप 2-4 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आराम से सुनना। ओके, अब इनके स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। अब इनके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो एक तो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, ठीक है, प्रीपोजिशनल सेकंड स्टेज हो जाती है इसकी, और थर्ड स्टेज कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो अब एक एक करके सबको समझते हैं।
अब सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका रिफ्लेक्सेस आ जाएगा, जो कि बच्चा बस अभी पैदा ही हुआ है और उसको 1 मंथ हुआ है। ओके, तो वो चीज़ें जैसे कि सकिंग करते हैं बच्चे, ठीक है, अंगूठा चूसते हैं, तो वो क्या होता है, अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके कोई भी हो जैसे दुनिया का इंसान हो भैया, अगर वो छोटा बच्चा है और उसके मुंह पर वो अपना अंगूठा देता है तो वो चूसेगा, ठीक है, क्योंकि उसे वो ना करके भी ना मतलब ना भी करना चाहे ना तब भी नहीं कर पाएगा, अनइंटेंशनली वो चीज़ें करेगा। ओके, इसमें ये आ जाता है। अब प्राइमरी सर्कुलेशन में ये आ जाता है कि बच्चा एक्शन आर रिपीटेड बिकॉज द इनफाइंड्स फाइंड दैम प्लेजरेबल। अब भैया उसको सकिंग करना अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने एक्शंस को रिपीट करता है। जैसे कि वो उसने मम्मी का भी दूध पिया है छोटे बच्चे ने, लेकिन दोबारा क्या करने लग जाता है, अपना अंगूठा पास ले जाकर उसे चूसने लग जाता है। एक तरीके से उसने रिपीट ही करा ना वो चीज़, ठीक है। अगर बार बार आप उसका अंगूठा भी हटाओगे ना, तब भी वो बार बार वो अपना अंगूठा क्या करेगा, अपने मुंह के पास लाएगा और उसे सकिंग करेगा, चूसेगा वगैरह, ठीक है। तो वो इसके लिए प्लेजरेबल है, उसको अच्छा लग रहा है, तभी तो वो रिपीट करके कर रहा है ना बार बार, ठीक है। अब इसमें ये आगे 1 to 4 मंथ का बताया था मैंने प्राइमरी सर्कुलेशन में। अब सेकेंडरी सर्कुलेशन 4 to 8 मंथ का बच्चा है, तो बच्चा स्टार्ट फोकसिंग द वर्ल्ड, है ना, तो दुनिया वगैरह देखना शुरू कर दे। जैसे एक तरीके से दुनिया तो नहीं देखेगा, अपने आसपास का ही चीज़ें देखना, इन्वायरमेंट्स को ही देखना शुरू कर देता है। एंड बीइंग टू इंटेंशनली रिपीटेड देयर एक्शंस टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट आउट ऑफ साइट। ओके, एक तरीके से बच्चा क्या करने लग जाता है, अपने एक्शंस को ही रिपीट करने लग जाता है बिकॉज ऑफ द कि लोग मुझे देखें, है ना। एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, बच्चा अटेंशन स्पीकर होता है। तो अटेंशन स्पीकर इसलिए होता है कि भाई उसे अच्छा नहीं लगता कि आप उसे इग्नोर मारो, अभी वो इतना समझदार नहीं हुआ है या फिर इतना ज़्यादा इनफ मेच्योर नहीं हुआ है कि उसको अगर आप इग्नोर मारोगे तो उसको अच्छा लगे, है ना। तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो बार बार लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करते हैं बच्चे, अपना चीज़ों को रिपीट करते हैं या फिर कोई ऐसे एक्शन करते हैं कि लोग उन्हें देखें, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा। अब सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन में 4 to 8 मंथ्स का नहीं सॉरी मैं रिपीट कर दिया। अब कोऑर्डिनेशन वाला होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन में हम देखेंगे तो 8 और 12 मंथ का बच्चा है। अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज। अब बच्चा क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को और समझना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है, फोकस करने लग गया है और कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप उसको, जैसे कि आप जहाँ करते हो, है ना, तो एक तरीके से क्या होता है, हंसता है ना, हंसकर अपनी कोऑर्डिनेशन बना रहा है कि भाई मैं आपसे एक तरीके से कनेक्ट हूँ, है ना, कनेक्टिविटी एक तरीके से दिखाता है हंसकर। ओके, अब ट्रेटी सर्कुलेशन में हम देख लेते हैं 12 to 4 मंथ्स चाइल्ड बीइंग अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द सब स्टेजेस। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर करने लग जाता है अपने सराउंडिंग्स को, अपनी मिस्टेक्स को, ठीक है, अटेंड करने लग जाता है अपने केयर गिवर्स को। अगर केयर गिवर्स उसको अटेंड अच्छे से करते हैं, अगर उसके साथ अच्छा से कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो बच्चा क्या होता है, उसको एरर महसूस नहीं होता, उसको ट्रायल महसूस नहीं होते अपनी चीज़ों में। ओके, अब अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट में देख लेते हैं कि चिल्ड्रन बीइंग टू डेवलप सिम्बल्स to represent events or objects in the world in the final sensory motor sub stage। अब इसमें क्या होता है, तो बच्चा फोकस मोर मेंटल एक्टिविटीज़ रेदर देन फिजिकल एक्शंस। अब क्या होता है, वो समझना शुरू करता है, ठीक है, अपनी मेंटलनेस को ज़्यादा मतलब रुझान करता है, मतलब एक्सप्रेस करने लग जाता है, मेंटल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा समझने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाता है रेदर देन टू फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। अपनी फिजिकलिटी, अपनी बॉडी को ज़्यादा नहीं मूव करता, हालांकि वो अपनी मेंटलनेस को ज़्यादा मूवमेंट में लाता है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आप जैसे कि आप लिख भी दोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, इनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी इतने भी लिख दोगे ना एग्जाम्पल्स के साथ तो चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें मत करिएगा, क्योंकि जो जीन पियाजे का जो है ना वो बहुत लंबा चले जाएगा, क्योंकि आगे भी बहुत स्टेजेस हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें समझते चलिए और इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बस लिख दीजिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। ओके, तब भी चल जाएगा। अगर आप सिर्फ ये लिख देते हो ना पॉइंट्स भी, रिफ्लेक्सेस और प्राइमरी सर्कुलेशन, तो भी टीचर समझ जाता है या फिर प्रोफेसर समझ जाता है, जो भी चेक कर रहा होगा कि भाई ये बच्चे ने मेहनत करी है, ठीक है, तो वो मार्क्स देगा ही देगा अगर आप ये भी लिख देते हो और इनके ये सारी जो मैंने एक्सप्लेन करा है वो भी ना लिख देते हो, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं प्रीपोजिशनल स्टेज। अब प्रीपोजिशनल स्टेज में बच्चा तो 2 से 6 साल का हो चुका है,
ओके, तो उसमें क्या होगा, जो 2 से 6 2 से 7 साल की जो बच्चे की स्टेजेस होती हैं वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत होती है। देखोगे ना, अब 2 साल या 3 साल 4 साल के बच्चे के साथ बात करो, वो बात करता ही चला जाएगा, वो कुछ ना कुछ ऐड करता चला जाएगा, चाहे वो बात किसी पते की हो या ना हो, बच्चा बोलता चला जाता है। तो क्या होता है, उसका एक तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और यही चीज़ तो ज़रूरी है। बच्चा अपनी उस स्टेज में अगर बोल लेगा जितना भी चाह रहा है, तो आगे उसको हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, बच्चा अगर जैसे कि नहीं बोलता, ठीक है, शाय है और इंट्रोवर्ट है, तो क्या होगा, उसको आगे दिक्कत हो सकती है कि भैया वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाए, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस ना कर पाए, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ हो या फिर अपने माँ बाप के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। सिम्बल्स इसमें जो ये मेन पॉइंट है। तो इसमें ये क्या होता है कि बच्चा जैसे कि इमेजिनेशन थोड़ा करने लग जाता है। जैसे कि जैसे कि एक पोएम बहुत फेमस है कि लकड़ी के काटी काटी में घोड़ा, तो बहुत ज़्यादा है, फेमस है। तो क्या आता है कि घोड़ा घोड़ा उसके ना माइंड में छप जाता है कि ऐसे इस तरह का घोड़ा होता है, क्योंकि पूरी फिल्म का मकसद यही है, ठीक है, सॉरी, पूरी जो भी इसमें पोएम है, पोएम समझ लो आप, ठीक है, कहानी समझ लो, तो उसका मकसद यही है, घोड़े के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम उठा के दौड़ा। तो वो क्या होता है, बच्चा अपने पापा को कहने लग जाता है कि पापा आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। तो एक तरीके से वो इमेजिन कर रहा है कि मैं घोड़े के ऊपर ही बैठा हूँ, ठीक है। तो सिंबॉलिक तरीके से वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं, एक्वायर करने लग जाते हैं, ठीक है, एक्नॉलेज करने लग जाते हैं। और ईगो सेंट्रिज्म होता है इनके अंदर कि भैया अपनी बातों को ही रखते हैं, है ना, कि भाई नहीं ये और दूसरों की, जैसे कि एगोसेंट्रिक इसलिए भी कहा गया है कि दूसरों की बातें नहीं समझ पाते, क्योंकि इतने एबल नहीं होते, इतने बड़े नहीं होते हैं। हालांकि जीन पियाजे का ये कहना था कि बच्चा एबल है अपनी चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आ जाती है कि वो उतने अच्छे तरीके से या फिर उतने बेहतर तरीके से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा नहीं समझ पाता है, इसलिए वो ईगोसेंट्रिज्म होता है कि भाई नई चीज़ें समझ में आ रही तो वही अपनी चीज़ें रखेगा ना इंसान, है ना। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं समझ में आता तो हम अपने पॉइंट रखते हैं कि भाई मैं ही सही बोल रहा हूँ। तो बच्चे के अंदर भी सेम चीज़ें यही होती हैं। ओके, तो बस इसमें यही था प्रीपोजिशनल स्टेज में। अब देखते हैं थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। अब इसमें क्या होता है, 7 से 11 साल का बच्चा है, तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज यंग चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट सिम्बोलिकली दे बीइंग टू यूज़ लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमिटेशन, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज़ में भी देखने लग जाते हैं। जैसे कि अब वो ना जैसे कि इसमें ये था कि वो ना सिंबॉलिक तरीके से ही समझ पा रहे, लेकिन उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं हुई थी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट तरीके से वो लोगों की बातें नहीं समझ पा रहे थे ना, हालांकि वो अपने इमेजिन कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है कि भैया घोड़े पे बैठा हूँ, लेकिन वो दूसरे का नहीं समझ पा रहा कि आप घोड़े पे नहीं बैठे हो, है ना। दूसरा अगर बोला आप घोड़े पे नहीं बैठे हो तो वो नहीं समझ पा रहा। तो इसी वजह से उसका क्या था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें मतलब जागरूक नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी। अब इसमें क्या आएगा, लॉजिक आ जाएगा, जैसे कि वो लॉजिकली थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, चीज़ों को फाइंड करने लग जाता है, सॉल्व करने लग जाता है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को। ओके, कन्वर्सेशन दे कैन अंडरस्टैंड द शेप एंड क्वांटिटी डिड नॉट चेंज। अब इसमें क्या था ना कि एक प्रिपरेशन स्टेज में ये भी था कि वो ना क्वांटिटी एंड शेप को नहीं समझ पा रहे थे, है ना। अगर आप बच्चे को शेप क्वांटिटी बताओगे तो वो अपने हिसाब से ही बताएगा, वो वैसे नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसमें क्या डेवलप्ड हो जाती हैं, शेप एंड क्वांटिटी भी डेवलपमेंट हो जाता है, वॉल्यूम वगैरह भी वो उसमें समझने लग जाते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन वगैरह में। रिवर्सिबिलिटी जैसे कि 1 to 30 होता है, ठीक है, तो वो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो 30 to 1 पे भी हम जा सकते हैं रिवर्स करके। ओके, तो रिवर्सिबिलिटी भी बच्चे को क्या होती है, डेवलप्ड हो जाती है। हालांकि ये प्री पोजिशनल में ये सारी जितनी भी स्टेज बता रही हूँ ना, लॉजिकल, कन्वर्सेशन, रिवर्सिबिलिटी, प्री पोजिशनल स्टेज में नहीं होती हैं। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप ये एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं कि लॉजिकल, रिवर्सिबल और कन्वर्सेशन, ये जो चीज़ें होती हैं ये प्री पोजिशनल स्टेज में, क्योंकि हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी है लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली, ठीक है, 2 to 6 ईयर, उसमें डेवलप्ड नहीं होती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप्ड नहीं होती हैं। ओके, ये भी लिख सकते हो। और कॉन्क्रीट थिंकिंग ये लिख सकते हो कि भाई जो हमने देखा था कि प्रीपोजिशन स्टेज में नहीं डेवलप्ड हो सकती, वो इस स्टेज में क्या होती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं, है ना। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है लिखने का। अब देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब इसमें क्या है, बच्चा 11 to ईयर्स टू अडल्टहुड में जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम थिंकिंग मूव्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है कि बच्चे को आप देते हो ना कि जैसे कि एक हाथ में उसको पत्थर दे दो, एक हाथ में उसको कॉटन दे दो, ठीक है, स्टोन दे दिया, कॉटन दे दिया, ओके। तो दोनों को आप बोलोगे कि इसको छुओ
और बताओ कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, तो बच्चा बता देगा। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग हुई। आप शेप्स नेम भी लेकर दे सकते हो कि शेप दे दिया, एक सर्कल चीज़ दे दी एक राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में दे दिया आपने उसको स्क्वायर टाइप। तो आपने पूछा कि कौन सा शेप है, अगर उसको शेप नेम्स याद हैं बच्चे को, ऐसे 11 ईयर्स का बच्चा है तो उसको याद ही होगा। ओके, 11 या 10 ईयर्स का बच्चा भी ईजिली उसको याद होगा, क्योंकि हमें शेप्स नेम पहले पढ़ा दिए जाते हैं। तो वो बता देगा कि कौन से सर्कल है, कौन से हैंड में सर्कल है और कौन से हैंड में रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है। ओके, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। बच्चा क्या होता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझना शुरू हो जाता है उसका। ओके, स्किल्स सच एज लॉजिकल थॉट, डिडक्टिव रीजनिंग एंड क्या था, सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑल्सो इमर्ज्ड। मतलब कि एक तरीके से वो सिस्टमैटिकली भी समझने लग जाता है, जैसे कि पहले छोटा सर्कल आएगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिकली हो गया। ठीक है, उसने प्लानिंग के साथ उसने अपनी कर लिया। और क्या होता है, वो डिडक्टिव से इंडक्टिव तक, मतलब कि रूल्स टू एग्जाम्पल और एग्जाम्पल टू रूल्स भी जा सकता है। बच्चा इतना अपने अंदर चीज़ों को डेवलप कर चुका होता है। इसमें भी लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि वो भाई लॉजिकली सोचने लग जाता है, लॉजिकली चीज़ें करने लग जाता है। लॉजिक ही तो हुआ ना, पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो लॉजिकली हुआ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि उसने दिमाग में भी ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आया तो उसने समझा कि भाई इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है मैम। ठीक है, अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग समझ लिया ना उसने। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भैया पजल्स को सॉल्व करना, पजल्स वगैरह भी सॉल्व करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो, खुद के भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो, और खुद के एग्जाम्पल्स भी बनाओगे तो और अच्छी बात है ना। तो ये लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं। ओके, तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको नहीं समझ में आया या फिर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग एक दूसरे से एक तरीके से लर्न ही कर रहे हैं ना। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो हम सभी को पता चलता है कि हाँ भाई इसका ये भी मतलब निकल सकता है ना। तो आप लोग शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे वाई गॉड्स की थ्योरी। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।